हमारे शहर फैल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन फेज में है, लेकिन इस विकास की कहानी के बीच एक बड़ा सवाल भी है। क्या भारत अपने लोगों को रहने के लिए पर्याप्त घर दे पा रहा है? सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अपने हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य से थोड़ा दूर होता जा रहा है? अर्बनाइजेशन की वजह से काफी इश्यूज शहरों में क्रिएट हो रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग एक बड़ा इश्यू पूरी वर्ल्ड में सामने आ रहा है। वर्किंग पॉपुलेशन जो 25 से 60 साल की उम्र की ब्रैकेट है, वहाँ पे ग्रोथ सबसे ज्यादा बढ़ रही है और साथ में हाउस होल्ड की साइजेस भी कम हो रही हैं। एक समय में अफोर्डेबल हाउसिंग का हिस्सा 72% था। क्या हुआ विद द टाइम? ये एकदम ही हाशिए पे चला गया। 60 मीटर मेट्रो, 90 मीटर नॉन मेट्रो और 45 लाख रुपीस कैप, ये जो डेफिनेशन है उसकी वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग का सप्लाई एज पर द डेटा कम होता रहा है। डिमांड साइड सपोर्ट है, क्या वाकई में वहां पे कुछ करने की जरूरत है? कुछ रैशनलाइजेशन पॉलिसी के अंदर और टैक्सेशन के अंदर करना पड़ेगा। 45 लाख वाला जो डेफिनेशन है वक्त के साथ पुराना पड़ गया, इसलिए उसके अंदर अभी अफोर्डेबल हाउसिंग बैठेगी नहीं। रहने की सुविधा कैसी है उसके ऊपर से अफोर्डेबल हाउसिंग डिफाइन होना चाहिए, बल्कि प्राइस पे। आई थिंक लैंड, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, ये दो चीजें एड्रेस हो तो बहुत फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट इस बारे में सोचे कि कैसे उनको चीपर फंड मुहैया कराए जाएं, तभी हम इसको फुलफिल कर सकते हैं। लैंड का आप सप्लाई बढ़ा दोगे, ऑटोमेटिकली लैंड के प्राइस कंट्रोल में आ जाएंगे। हेलो, नमस्कार, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं एक बार फिर एक और नया ताज़ा क्रिस्पी एपिसोड द रियल एसेट शो का। तो जनाब, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, शामिल है उसमें, आप सब जानते हैं। तो हमारे शहर फैल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, नई नौकरियां आ रही हैं, करोड़ों लोग बेहतर जीवन और अपने सपनों के घर की तलाश में गांव से शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। यानी हम एक रैपिड अर्बनाइजेशन फेज में है, लेकिन इस विकास की कहानी के बीच एक बड़ा सवाल भी है। क्या भारत अपने लोगों को रहने के लिए पर्याप्त घर दे पा रहा है? जो गांव से शहर में आ रहे हैं, क्या उन्हें अपना आशियाना मिल पा रहा है? आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि हम एक हाउसिंग डेफिसिट कंट्री है, यानी हमारे पास उतने घर नहीं है जितनी डिमांड है या जितनी जरूरत है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस कमी का लगभग 90% हिस्सा अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़ा हुआ है, यानी सस्ते घरों से जुड़ा हुआ है। यानी जिन लोगों को सबसे ज्यादा घर की जरूरत है उनके लिए बदकिस्मती से सबसे कम घर बन रहे हैं। दूसरी ओर डेवलपर्स का फोकस तेजी से लग्जरी और प्रीमियम हाउसिंग की ओर बढ़ रहा है। जहां 2020 में अफोर्डेबल हाउसिंग नए लॉन्च का एक बड़ा हिस्सा हुआ करती थी, वहीं आज उसका हिस्सा लगातार सिमट रहा है। सवाल यह है कि जब मांग अफोर्डेबल घरों की है तो सप्लाई लग्जरी में आखिर क्यों बढ़ रही है? क्या कारण है? क्या बढ़ती निर्माण लागत, महंगी फंडिंग और बदली हुई नीतियां इस संकट की वजह है? क्या पीएमआईवाई जैसी योजनाएं जो एक समय में एक रिवॉल्यूशन लेकर आ गई थी, उनमें जो बदलाव हुए हैं, जो ठहराव हुए हैं, उसका असर मार्केट पे पड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अपने हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य से थोड़ा दूर होता जा रहा है? इन्हीं अहम सवालों पर आज होगी विस्तार के साथ चर्चा, क्योंकि घर का सवाल आपके हमारे लिए, सबके लिए जरूरी है, सबसे जुड़ा है। और अफोर्डेबल हाउसिंग तो आपके हमारे दिलों में धड़कती है, क्योंकि ज्यादातर लोग उसकी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस खास चर्चा की, और इसके लिए आज हमने दो खास मेहमानों को आमंत्रित किया। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं शेखर पटेल साहब, जो कि क्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट हैं। पटेल साहब अभी अभी वर्ल्ड अर्बन फोरम में होकर आए हैं, जो दुनिया का रियल एस्टेट का सबसे बड़ा मंच है, यूनाइटेड नेशन द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है ये। और वहाँ पर पूरी दुनिया में हाउसिंग, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर बहुत सारी बातें होती हैं। तो उन्होंने वहाँ जाकर क्रेडाई के माध्यम से दुनिया में भारत का पक्ष रखा हाउसिंग को लेकर, और खासतौर पर अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर। और साथ ही पंकज कपूर साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लाइसिस फोरास के, बहुत लंबे समय से काम तो कर रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग पर काफ़ी ज़्यादा काम किया है, काफ़ी रिपोर्ट्स बनाए हैं, बहुत बड़ा डेटा बैंक उनके पास है अब, और अफोर्डेबल हाउसिंग पर वक्त वक्त पर बहुत अच्छी बातें रखते हैं। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। दो ऐसे मेहमान जो अफोर्डेबल हाउसिंग पर भारत की आवाज़ है, आज हम उनको इस शो में सुनेंगे। शेखर भाई, आपसे शुरुआत करता हूं, क्योंकि आप अभी अभी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेकर आए हैं। मुझे बताइए कि वहां पर किस तरह की बातचीत हुई,
भारत ने अपना पक्ष किस तरीके से रखा, और क्या जो आज हाउसिंग फॉर ऑल वाली एक नीड है इंडिया के लिए, वो अपने आप में यूनिक है क्या, या दुनिया में और भी जगह इस तरह की सिचुएशन आई है या आई हुई है? नहीं विपिन जी, ये अफोर्डेबल हाउसिंग का इश्यू जो वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया पूरी एक अर्बन फोरम में, और पूरे वर्ल्ड से 170 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दैट अर्बन फोरम। तो काफी लोगों की बातें सुनी, काफी जाना, तो सब जगह पे और जहां जहां ये फास्ट अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो अर्बनाइजेशन की वजह से काफी इश्यूज शहरों में क्रिएट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रिजोल्व करना, अफोर्डेबल हाउसिंग एक बड़ा इश्यू पूरी वर्ल्ड में सामने आ रहा है कि सब जगह पे अफोर्डेबल हाउसिंग में कुछ ना कुछ इश्यूज है। तो एक तो पहली बात, तो वर्ल्ड अर्बन फोरम में भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि भाई अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन जो है हर एक कंट्री का एक अपना खुद का इकोनॉमी है, उसका खुद का जीडीपी है, वो शहर की एक अलग से कैलकुलेशन होता है। तो यूनाइटेड नेशन का जो ये अर्बन फोरम है, उसमें क्या हेल्प कर सकता है वर्ल्ड को कि अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन को कैसे किया जाए। तो उस पर एक लंबा डिस्कशन हुआ, और उसमें फिर यूएन हैबिटेट ने अभी तय किया है कि भाई वी विल वर्क टुगेदर, पूरा दुनिया के जो 15-20 एक्सपर्ट्स है उसमें इंडिया भी शामिल होगा, कि एक उसको यूनिक डेफिनेशन, यानी कंट्री टू कंट्री पर एक यूनिक उसका बेस क्या होना चाहिए, उस पर काफी डिस्कशन हुआ। और दूसरा जो डिस्कशन था वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए था। मेनली क्या है, काफी सारे शहरों में अर्बन प्लानिंग हो जाता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हो जाता है, पर मैंने देखा काफी सारे, यानी खास करके विकासशील देश और अंडर डेवलप कंट्रीज जो है, वहां पर वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, उसको फंड कैसे किया जाए, उसका फंडिंग कैसे करो, ये गवर्नमेंट के लिए मेजर इश्यूज होता है। तो उसके लिए भी हमारा काफी डिस्कशन हुआ। उसमें मैंने एक मॉडल टाउनशिप स्कीम जो गुजरात में मॉडल है टीपी एक्ट का, वो मॉडल का भी एक सुझाव दिया था। काफी कंट्री को वो मॉडल अच्छा लगा, और दे वांट टू एडॉप्ट दैट मॉडल, और दे वांट टू लर्न दैट मॉडल। तो 5-6 कंट्री विजिट करने वाले हैं इंडिया में ये मॉडल, क्योंकि ये सक्सेसफुली गुजरात में 1976 से रन हो रहा है, और अभी अच्छी तरह से पब्लिक प्राइवेट दोनों का अच्छे से ख्याल, और इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग भी शामिल हो जाता है। तो ओवरऑल मेरे लिए पर्सनली काफी अच्छा लर्निंग का रहा है यहाँ पर वर्ल्ड अर्बन फोरम में। राइट, तो वर्ल्ड अर्बन फोरम में क्या हैं टेक्निकल इश्यूज अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ वर्ल्ड वाइड, क्या फिनोमेना रहा इसमें, बाकी अलग अलग देशों ने उसे कैसे टेकल किया, और इंडिया विद इट्स ओन फंडामेंटल्स उसे कैसे टेकल कर सकता है। तो अब ये बातचीत की शुरुआत तो हो गई है। पंकज जी, कुछ डेटा आपने मुझे शेयर किए हैं, और इनफैक्ट आपका रिपोर्ट जल्दी आएगा भी, लेकिन आपकी इजाज़त हो तो उसमें से कुछ पॉइंटर्स के साथ मैं आपसे बात करता हूं। तो देखिए, आपकी रिपोर्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे देखने को मिला। रिपोर्ट कहती है कि 2012 में जो हाउसिंग का शॉर्टेज था वो करीब 1.87 करोड़ था। 2026 में ये बढ़ के ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास आ गया, और इसमें 55% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, ये ओवरऑल हाउसिंग शॉर्टेज है। एक आपका डेटा कह रहा है कि 2012 से 2025 के बीच में जो भारत में कंस्ट्रक्शन हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है ये। तो 95 लाख घर बने पीएमवाई अर्बन के तहत। व्यक्तिगत निर्माण यानी जो लोगों ने खुद के घर बनाए वो 78 लाख थे, और निजी डेवलपर्स ने जो घर बनाए वो करीब करीब 55 लाख पकड़ लीजिए। और इसमें से जो 72% निर्माण हुआ है वो अफोर्डेबल सेगमेंट में हुआ है। और दूसरी तरफ ये भी है कि अफोर्डेबल सेगमेंट का हिस्सा तेजी से घटा है। तो क्या ये जो निर्माण हुआ है, क्योंकि पीरियड बहुत लंबा है, पहले ये था, ये यही दिखाता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग काफी हो रही थी, लेकिन ओवर द टाइम वो अभी गिरती चली गई, और इसीलिए ये हो गया। और दूसरी बात कि 3 करोड़ घर जो आप कह रहे हैं शॉर्टेज है या होंगे आगे,
उसमें से मेजॉरिटी परसेंटेज जो शॉर्टफॉल पड़ रहा है वो अफोर्डेबल हाउसिंग में। तो ये जो 2-3 अलग अलग सिचुएशन आपने रखी है, ये बताइए जरा, इसे एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, एक तो क्या है कि हाउसिंग की शॉर्टेज जो है वो बढ़ी इसके लिए क्योंकि हमारी पॉपुलेशंस में जो ग्रोथ हुई, और दूसरी बात है वर्किंग पॉपुलेशंस में जो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको हम बोल रहे हैं वो भी एक कारण है बढ़ती हुई शॉर्टफॉल के बारे में। क्योंकि कारण है हमारी वर्किंग पॉपुलेशन जो 25 से 60 साल की उम्र की ब्रैकेट है, वहाँ पे ग्रोथ सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, और साथ में हाउस होल्ड की साइजेस भी कम हो रही हैं। कि जो एक वक्त पे 4.9 हो रहा था वो घट करके अभी 4.5 पीपल पर हाउस होल्ड हो गया। तो उसके लिए घरों की ज़रूरत जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी। तो अगर हम देखें 2018 में हमारे पास 18 मिलियन हाउसेस की ज़रूरत थी, ये गवर्नमेंट का डेटा था। इस पीरियड में 9.5 मिलियन हाउसेस जो है वो पीएमओआई के अंतर्गत बनाए गए, और ज़्यादातर ये डेवलपमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग में हुआ। और यही कारण है कि 72% जो कंट्रीब्यूशन है वो अफोर्डेबल हाउसिंग में हुआ। बिल्डर का भी मार्केट और सेल्फ कंस्ट्रक्शन अगर हम सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर लें तो वो 22 मिलियन हुआ। तो बेसिकली हमारी 18 मिलियन थी, साथ में हमारे पास इंक्रीमेंटल इंक्रीज हुआ। तो जो गणित जो प्लस और माइनस होने के बाद हमारे पास 29 मिलियन की जो है आज के दिन शॉर्टफॉल नज़र आती है। और ये शॉर्टफॉल जो है 93% जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर आती है। ये 2026 तक का पर्सपेक्टिव है। अगर आप नए आगे के 6 साल को और 5 साल को और इंटीग्रेट करते हैं 2031 तक, तो ये बढ़ करके जो शॉर्टफॉल है इसमें करीब हमारा एस्टिमेशन है कि 1.5 मिलियन सालाना जो है वो प्रोडक्शन होता है। और आज की शॉर्टफॉल अगर 29 मिलियन है, और इस पीरियड में जो इंक्रीज शॉर्टफॉल होने वाली है क्योंकि पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होने वाली है उसकी वजह से 9 मिलियन की फर्दर इंक्रीज होगी। तो आगे चल कर के भी हमारे पास करीब 21 मिलियन की शॉर्टफॉल 2031 में ज़रूरत है। तो अगर हम इस शॉर्टफॉल को अगर फुलफिल करना चाहते हैं तो हमको कम से कम 10,000 फ्लैट पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट का एक पर्सपेक्टिव था कि भाई हम हर हर इंसान के लिए घर बनाना चाहते हैं। तो एक बड़ा ही टास्क है कि आपको हर दिन 10,000 घर अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तब आप इस शॉर्टफॉल को फुलफिल कर सकते हैं। पंकज जी, कोई इसके डेटा अलावा जो आपके पास है आपका कि अभी अभी कितने घर बनते हैं हर रोज? आपने कहा 10,000 घर रोज बनाने पड़ेंगे। रोज प्रोड्यूस करने पड़ेंगे टू फुलफिल द शॉर्टफॉल बाय 2031। तो अभी कोई आंकड़ा, अभी कितना बनता है पर डे? पर अभी एक्चुअली साल का करीब अगर हम देखें तो अगर हमने 22 मिलियन का प्रोडक्शन किया है 14 साल के अंदर, तो कम से कम 1.5 मिलियन हाउसेस पर ईयर कर रहे हैं हमारा प्रोडक्शन। सो 1.5 मिलियन को अगर हम 365 से करेंगे तो मैं अभी ये गणित ठीक है, तो आप ये गणित लगा लीजिए, मैं तब तक शेखर भाई के पास जाता हूं। शेखर भाई, तो जो आंकड़े बता रहे हैं या जो रिपोर्ट बता रही है, और वो गवर्नमेंट के भी, ऐसा नहीं कि वो पंकज जी कहीं से लाए, इट्स इन द ओपन, जो कि सरकारी आंकड़े ही हैं। तो एक समय में अफोर्डेबल हाउसिंग का हिस्सा 72% था, जिसमें आप भी बना रहे थे, सरकार भी बना रही थी, और ठीक है इंडिविजुअल घर तो अभी भी बनते हैं देश में। लेकिन ऐसा क्या हुआ विद द टाइम कि ये एकदम ही हाशिए पे चला गया? विपिन जी, मेन इश्यू जो है वो मेन तो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन से है। अफोर्डेबल हाउसिंग को कैसे हम डिफाइन करते हैं? मेनली फॉर लोअर मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली, मेरे हिसाब से 60 to 90 मीटर का घर एक लिवेबल होम है। तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग में 60 to 90 मीटर के घर को अफोर्डेबल हाउसिंग बोलता हूँ। अभी गवर्नमेंट ने 2019 में एक डेफिनेशन दिया, 18-19 में एक डेफिनेशन दिया कि भाई 60 मीटर मेट्रो सिटी, 90 मीटर नॉन मेट्रो सिटी, और उसके ऊपर एक 45 लाख रुपीस का कैप।
अगर घर की प्राइस 45 लाख रुपीस से बढ़ जाती है तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में से निकल जाता है। अभी 2018-19 से आज तक यानी 2026 गिने तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन 60% बढ़ा है। टोटल ओवरऑल इन्फ्लेशन 60% बढ़ा है सब ये 7 साल का मिला के। हाउसिंग प्राइस इन्फ्लेशन गिने अर्बन एरियाज में तो हाउसिंग प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गई है। जो 2018 में आपको 45 लाख रुपीस में जो घर 60 मीटर का घर मिलता था या 90 मीटर का घर मिलता था, आज उसकी कीमत हो गई है 90 लाख रुपीस। तो जैसे ही वो 45 लाख से ऊपर जाता है वो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन में से निकल जाता है। साइज वही की वही रही, डिमांड वही की वही रही, पर प्राइस कैप की वजह से उसका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए अफोर्डेबल हाउसिंग में, वो अफोर्डेबल हाउसिंग में क्वालिफिकेशन नहीं होता है। तो उसकी वजह से जब जो नंबर डेटा जो प्रसिद्ध होता है वो डेटा के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग का जो शेयर है वो कम होता जा रहा है। यानी 2018-19 में मेरे हिसाब से 55%, पंकज जी को ज्यादा नंबर्स पता होंगे, पर 55% अफोर्डेबल हाउसिंग का शेयर था जो आज 18% के आसपास आ गया है। पर मेरा ये मानना है, और आंकड़े भी आप सब जगह पे चेक कर सकते हो, अगर हम प्राइस कैप को निकाल दे और फिर अफोर्डेबल हाउसिंग का आज के दिन में भी शेयर गिने तो मेरे हिसाब से वो 55-60% के आसपास ही आएगा। क्योंकि ज्यादातर मेट्रो सिटीज में 60 टू 90 मीटर के घर आज सबसे ज्यादा उसकी डिमांड भी है और सबसे ज्यादा बिकते भी है, पर वो अफोर्डेबल हाउसिंग के क्राइटेरिया में नहीं आते, इसलिए उसको अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बोलते हैं। नॉन मेट्रो सिटी में भी 90 मीटर के घर के सबसे ज्यादा डिमांड है, सबसे ज्यादा लोग भी वहां सप्लाई कर रहे हैं। मैं बाकी काफी सारे प्राइवेट डेवलपर्स को भी मिलता हूँ, पूरे इंडिया में घूमता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई आज के दिन में ये 60 टू 90 मीटर स्क्वायर मीटर वाले घरों में ही है, और डिमांड भी वहां पर है। डेवलपर तो बिजनेसमैन है, जहाँ डिमांड होगी वहां पर मकान बनाएगा, पर वो 60-90 मीटर आज के दिन में बना रहा है, पर उसकी कीमत 70 लाख आ रही है, 80 लाख आ रही है, 90 लाख आ रही है, कहीं पर 1 करोड़ आ रही है, कहीं पर 1.5 करोड़ आ रही है। वो सिटी पे डिपेंड करता है। मुंबई में आपको 90 मीटर का घर 1.5 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगा, दिल्ली में नहीं मिलेगा। पर ये 5-7 सिटी छोड़ दो, तो 5-7 सिटी छोड़ने के बाद आपको 90 मीटर का घर 80-90 लाख के आसपास में मिल जाता है, पर वो अफोर्डेबल हाउसिंग में क्वालिफाई नहीं होता है। तो मेन जो इश्यू है वो डेटा में अफोर्डेबल हाउसिंग का जो डेफिनेशन है 60 मीटर मेट्रो, 90 मीटर नॉन मेट्रो और 45 लाख रुपीस कैप, ये जो डेफिनेशन है उसकी वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग का सप्लाई एज पर द डेटा कम होता हुआ दिख रहा है। पर जी। अगर 45 लाख का कैप आप निकाल दो तो वो सप्लाई मेरे हिसाब से आज भी 55 टू 60% का होगा। ठीक है, तो पंकज जी, ये बड़ा यक्ष प्रश्न जैसा सवाल है कि ये जो डेफिनेशन है, और ये तकरीबन शायद 8 साल पुरानी डेफिनेशन है, 60 से 90 स्क्वायर मीटर वाली, और 45 लाख रुपए का वो कैप उसके ऊपर। और शेखर भाई का ये कहना है कि 8 साल में जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या बाकी जो महंगाई बढ़ी, उस लिहाज से अब वही घर बन तो वैसे ही रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं, लेकिन अब उनकी कीमत बढ़ते बढ़ते अगर 45 लाख है और 90 लाख, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। और अगर आप उसको अगर देखेंगे तो फिर ये आपकी डेफिनेशन के तो बाहर निकलेगा, लेकिन अगर आप वो नंबर काउंट करेंगे तो वही 50-60% फिर से आ जाएगा जो आपका पहले 72% पर था। तो अब इस तर्क को आप कैसे देखेंगे? क्या ये बात सही है कि ये प्राइजेस राइज हुए हैं और 45 वाला लाख वाला जो डेफिनेशन है वक्त के साथ पुराना पड़ गया, इसलिए उसके अंदर अब ये अफोर्डेबल हाउसिंग बैठेगी नहीं? सर, इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। एक पर्सपेक्टिव बिल्कुल करेक्ट है जो शेखर भाई बोल रहे हैं कि इंडेक्सेशंस होना चाहिए वैल्यू का, क्योंकि प्राइस बढ़ा है। तो जो 45 लाख का घर था वो आज 60 लाख का, 65 लाख का, 70 लाख के करीब हो गया है। तो इंडेक्सेशन होना चाहिए। लेकिन जो शॉर्टेज है वो डेमोग्राफिक इनकम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो हमारे पास घर खरीदने की एलिजिबिलिटी सेगमेंट को चाहिए, वो आज भी 45 लाख से ऊपर वाले जो सेगमेंट है उसमें शॉर्टेज केवल जो है 7% की है। 93% की जो शॉर्टेज है वो 45 लाख के नीचे है।
ये डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारे पास अभी भी बहुत ज़्यादा जो घर की ज़रूरत है जिन लोगों को, वो लोग जो हैं वो सालाना 10 लाख से नीचे सैलरी वाले सेगमेंट वाले हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी 40 लाख और 50 लाख के घर की होती है। तो यही कारण है कि ऑल्दो बिल्डर का के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्राइस इंडेक्सेशन है उसके हिसाब से डेफिनेशन चेंज होनी चाहिए, लेकिन जो डेमोग्राफिक रिक्वायरमेंट है और जिस इनकम ब्रैकेट में शॉर्टेज है, वो इनकम ब्रैकेट जो है वो 90 लाख का घर अगर आप प्रोवाइड भी करेंगे उसको वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये दो तर्क हैं, जो दोनों ही तर्क बराबर हैं, लेकिन एक कॉनंड्रम है। इसके लिए गवर्नमेंट को दो पर्सपेक्टिव रखने चाहिए कि जहां शॉर्टेज है सबसे ज्यादा 45 लाख से नीचे, वहां पे उनको ज्यादा इंसेंटिव्स देना चाहिए, और जो उसके ऊपर है जहां पे शॉर्टेज बहुत कम है, वहां पे आप कम इंसेंटिव दें और कम प्रमोशन दें। तो जो बेसिकली ये मुझे एक पर्सपेक्टिव दिखाई दे रहा है। आप खाली इंडेक्सेशंस को चेंज करके जो है आप परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्डर मार्केट का तो बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है कि 55% की चीज जो घट के 15% हो गई, वो वापस से 55% दिखने लगेगी क्योंकि वैल्यू में इन्हांसमेंट हो रहा है। लेकिन विल बी क्या हम उसके थ्रू जो है जो शॉर्टेज है, जो एक मेन मुद्दा है, उसको फुलफिल कर पाएंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। राइट तो वेल एक्सप्लेन पंकज जी, दोनों पर्सपेक्टिव आपने बताया। एक जो शेखर भाई ने रखा वो भी एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन जो आपने दूसरा दिया कि अभी भी एक बड़ी आबादी और अब तो गिग वर्कर्स और तमाम ऐसा नए नए सेक्टर्स निकल कर आ रहे हैं हमारे जो देश का पूरा वर्कफोर्स है उसके अंदर, और ऑर्गेनाइज भी हो चले हैं, तो वहां पर अभी भी बहुत सारे लोगों की इनकम है वो जो पीएमएवाई का स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है 15-20 लाख 19 लाख, आई थिंक अलग अलग जो क्राइटेरिया है उस तक में बैठता है। तो शेखर भाई ये जो सेकंड वाला पोर्शन है जो पंकज जी ने कहा कि अभी भी उधर बहुत डिमांड है, उधर बहुत सारे सप्लाई की भी जरूरत है, तो वो क्या वायबिलिटी में नहीं बैठता है, वहां पर क्या हर्डल्स है? नहीं विपिन जी, यही पॉइंट पे पंकज जी की बात एकदम सही है। जो हम लोग बोल रहे हैं कि 90 मीटर स्क्वायर मीटर का घर अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, पर वो अफोर्डेबल हाउसिंग की अपर कैप है। इसके अंदर फिर यू कैन डिवाइड, यानी ईडब्ल्यू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पहले भी था, ये डेफिनेशन ईडब्ल्यूएस हाउसिंग था, एलआईजी हाउसिंग था, एमआईजी हाउसिंग था। तो पंकज जी की बात एकदम सही है। जो ईडब्ल्यूएस हाउसिंग है जहाँ पर 45 मीटर से भी नीचे के घर होते हैं, वहां पर गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा बेनिफिट बायर को देना चाहिए, जो कस्टमर है उसको देना चाहिए। वहां पर पिछले 5 सालों में 2022 के बाद में देखे तो जो गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो बेनिफिट्स दे रही थी, उसमें 1 बाय 1 सब जगह पे कटौती आ गई है। और आज की डेट में जो प्रॉब्लम है वो ओवरऑल आप टैक्स सिस्टम देखो। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो 3 जगह पे टैक्स भरता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स और जीएसटी दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी की और स्टेट जीएसटी मिल रहा है, और फिर कॉरपोरेशन से जिनको अप्रूवल कॉस्ट और एफएसआई कॉस्ट और वो। तो ये सब जब कॉस्ट अलग अलग शहर में मिला के हम नंबर कैलकुलेट करते हैं तो आपकी सेल वैल्यू पे, आज सपोज आप 50 लाख रुपए में घर बेच रहे हो तो सेल वैल्यू पे 35 से 50% तक तो ये तीन तीन टैक्सेस में जाता है। स्टैम्प ड्यूटी में जाता है, जीएसटी में जाता है, और खास करके स्टेट और कॉरपोरेशन जो है उनके चार्जेस में जाता है। तो अगर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग सही में अफोर्डेबल हाउसिंग करना है तो सब जगह से थोड़ा थोड़ा बेनिफिट ये अफोर्डेबल हाउसिंग बायर्स को देना चाहिए, वैसा मेरा बोलना है। क्योंकि पंकज जी की बात सही है कि वो सेगमेंट जो है वो 50 लाख वाला या 25 लाख वाला, उसकी वहां पर डिमांड ज्यादा है। पर 25 लाख का घर आप बनाओगे तो उसमें से 12.5 लाख रुपया तो टैक्सेस में जाता है। तो 12.5 लाख रुपये में प्राइवेट डेवलपर जमीन खरीदेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, अपना मार्जिन रखेगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो डेवलपर है फिर वहां से वहां कोई कस्टमर का कोई उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा है, इसलिए वहां से हटके वो 60-90 मीटर में लगा हुआ है, पर वो उसकी कॉस्ट बढ़ गई है।
दिस इज द क्रक्स ऑफ द इश्यू। और अफोर्डेबल हाउसिंग में आज ऐसा मुझे लग रहा है कि ये 35 to 50% गवर्नमेंट टैक्सेस, आई एम नॉट टेलिंग के भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, 3 जगह से टैक्स लगते हैं और सब सरकार या कॉरपोरेशन को भी ज्यादा से ज्यादा पैसा घर में से कमाना है या जल्दी पैसा वहां से लेना है, स्टेट गवर्नमेंट को भी वहां से पैसा लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वहां से पैसा लेना है। तो ये थोड़ा है, लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, क्योंकि एक जब घर बनता है और खास करके जो अफोर्डेबल हाउसिंग के घर बनते हैं जिसकी सबसे ज्यादा देश को जरूरत है, लोगों की जरूरत है, तो वहां पर 200 से ज्यादा अपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज भी चलती है, काफी लोगों को रियल एस्टेट सेक्टर में रोजगारी भी मिलती है। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड कम आउट विद द अफोर्डेबल हाउसिंग 2.0। जो हाउसिंग फॉर ऑल 2.1 था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया, काफी अच्छी स्कीम्स लाए थे, पर ये जो 22 के बाद अफोर्डेबल हाउसिंग पे थोड़ा फोकस सरकार का कम हुआ है ऐसा मुझे लगता है। तो सरकार को अभी 2026 में अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल 2.0 जैसी नई स्कीम लाके जो घर खरीदना रहे, मैं नहीं बोलता हूँ डेवलपर को कोई बेनिफिट देना चाहिए, सप्लाई के लिए आप कुछ बेनिफिट दे दो, पर ज्यादातर बेनिफिट आप हाउस बायर को दो, उसको स्टैम्प ड्यूटी में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रियायत मिले, कॉरपोरेशन या यूएलबी की तरफ से जो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्लान अप्रूव होते हैं उसमें एफएसआई कॉस्ट में रियायत मिले, और जी। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जीएसटी घर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, और अफोर्डेबल हाउसिंग का केस अलग है। अफोर्डेबल हाउसिंग में 50% कॉस्ट, सेलिंग प्राइस का 50% कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है, और कंस्ट्रक्शन में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है हाउसिंग प्रोजेक्ट में, तो वो 50% कॉस्ट यानी आप समझ लो 18% एवरेज जीएसटी है, तो 9% जीएसटी तो सरकार को वहां से मिल जाता है। उसके ऊपर जब घर बेचते हैं तो उसके ऊपर 5%, जब सील्ड होता है तो 5% जीएसटी और देना है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में तो इम्पैक्ट इसका रिवर्स इम्पैक्ट हुआ है, 9+5 14% का जीएसटी अफोर्डेबल हाउसिंग में जाता है, और उससे कम तो प्रीमियम हाउसिंग में जीएसटी जाता है। ये गणित है, तो ये गणित समझने की जरूरत है, पंकज जी और अच्छे से समझा पाएंगे। पर मेरे हिसाब से अफोर्डेबल हाउसिंग को रिवाइव करना है, फिर से अफोर्डेबल हाउसिंग में सप्लाई देना है, तो डेफिनेशन को भी देखना पड़ेगा, और जो बेनिफिट्स है एंड यूजर के बेनिफिट है उसको जो टैक्सेस का बर्डन आ रहा है वो कम करना पड़ेगा। तो पंकज जी, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे शेखर भाई ने रखा और उसमें काफ़ी सारे फैक्टर फ्रॉम डेफिनेशन टू टैक्स वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा है। और अक्सर जब डेवलपर से बात रखते हैं तो ये भी बात आ जाती है कि भाई आप हमेशा टैक्स की बात को उठाते हो, आप टैक्स को एक आड़ बना लेते हो। लेकिन अगर मैं उनकी बात को समझूं और एक न्यूट्रल तरीके से समझूं तो हाँ, जिस तरीके से जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन है या जिस तरीके से बाकी टैक्सेस है, एक ज़माने में तो आई थिंक वो 80 AIB एक करके स्कीम हुआ करती थी, वो भी हट गई जो पहले अफोर्डेबल हाउसिंग में होती थी, और तमाम दूसरी चीज़ें। तो अगर ये पर्टिकुलर ब्रैकेट जिसकी आपने भी चर्चा की, 10, 15, 20, 25 लाख वाला, जहां कमाने वाला ही 10 लाख कमा रहा है या उसके आसपास कमा रहा है, उसे 25, 30, 40 लाख, 50 लाख में, 45 लाख में घर चाहिए, तो क्या फिर वहां पर जैसा शेखर भाई भी कह रहे हैं कि एक जो डिमांड साइड सपोर्ट है टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और तरीके से या पीएमएवाई के जरिए, पीएमएवाई तो अभी भी है लेकिन वो थोड़ा उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, आप उसके बारे में बताएंगे, तो क्या वाकई में वहां पे कुछ करने की जरूरत है अगर इस चीज को आपको उठाना है? बिल्कुल ही, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ शेखर भाई से, क्योंकि कारण है कि अगर आपकी कॉस्ट ही वायबल नहीं होएगी तो आप सप्लाई कैसे करेंगे उस सेगमेंट के अंदर। तो टैक्सेशन भी ज़्यादा है, लैंड कॉस्ट भी ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिशिएंसी अफोर्डेबल हाउसिंग वाले एरियाज में है, उसके लिए डिमांड की इंट्रैक्टेबिलिटी भी कम है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और आपको बताता हूँ कि अगर आप इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स का डेटा देखते हैं तो करीब 20 या 25% जो सप्लाई है वो इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट की वो अफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट में आती है, लेकिन उनका रिजोल्यूशंस का जो मैट्रिक्स है वो सबसे वीक है। कारण है कि वहाँ पे इतना आर्बिट्राज गेन नहीं है कि उसका रिजोल्यूशन कर सकें, और उसका कारण यही है कि बहुत ही थिन मार्जिन का गेम है
और उस थिन मार्जिन की वजह से बिल्डर जो है वो मोटिवेटेड नहीं होता, और यही कारण है कि पिछला जो आपने दशक देखा और स्पेशली 2020 के बाद का जो फेज देखा, वो फेज एक प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट का फेज रहा, जहाँ पे बिल्डर ने थोड़ा सा शाई अवे किया अफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट से। और दूसरा एक उसका रीजन ये भी था कि क्योंकि 2022 के बाद जो है वो 80 IBA का जो इंसेंटिव था बिल्डर के लिए, टैक्स एग्जम्पशंस था, वो भी डिसअलाउ हो गया। तो उसके बाद देवर सप्लाई साइड लेस, इतना ज़्यादा कोई मोटिवेशन नहीं था। और दूसरा है कि जो CLSS स्कीम के जो बेनिफिट हुआ करते थे, और जो उसके बाद जो PMAY 2 आया, जिसके अंदर ISS उसको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम करके बोला गया, वो उसके बेनिफिट जो है वो CLSS से कम लुक्रेटिव थे। तो डिमांड साइड एज वेल एज सप्लाई साइड जो है, जो अवेलेबल थे 2022 से पहले इंसेंटिव, उसके बाद वो वाले इंसेंटिव जो है वो पुल डाउन कर दिए गए बाय गवर्नमेंट। और यही कारण है कि आपको वहाँ पे डिक्लाइनिंग पार्टिसिपेशन बिल्डर मार्केट का दिख रहा है। PMAY का भी प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं चल रहा है जो तेजी हमने 2014 से लेकर के 2020 और 22 तक के पीरियड में देखी। तो मुझे लगता है ज़रूरी कि टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करते हैं बोथ डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड, आई थिंक तब भी ये मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 बजट के अंदर हमने अफोर्डेबल हाउसिंग में डायरेक्ट कुछ ऐसा आता हुआ नहीं देखा जो हमें अपेक्षा थी। तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके की शॉर्टेज बढ़ती चली जा रही है, उसको देखते हुए कुछ रैशनलाइजेशन पॉलिसी के अंदर और टैक्सेशन के अंदर करना पड़ेगा। नहीं तो हम जो गवर्नमेंट का एक पर्सपेक्टिव था कि हम हर एक इंसान के लिए एक घर बनाएंगे, वो अब दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो शेखर भाई, मुझे एक बात बताइए, आप तो प्रोडाई के प्रेसिडेंट हैं, नेशनल बॉडी है, तो डेफिनेटली आपकी सरकार से, पॉलिसी मेकर से लगातार बातचीत होती रहती होगी। आपने क्या ये बातें कभी रखी नहीं, और जिस पर्सपेक्टिव में यहाँ रखी, ये समझ में आने वाली बातें हैं, तो उस पर क्या रिएक्शन होता है? और दूसरा, जो अभी आप वर्ल्ड फोरम में गए थे, वहां पर क्या इस चीज को लेकर कोई चर्चा हुई, या कोई निराकरण या कोई सोल्यूशन निकलता हुआ दिखा उसका? वो वर्ल्ड अर्बन फोरम में भी मुझे यही क्वेश्चन किया गया था। उनके पास डेटा थे इंडिया के अफोर्डेबल हाउसिंग के, तो वो डेटा के हिसाब से उन्होंने पूछा कि भाई इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग का शेयर 18% कैसे आ गया 50% की जगह पे। तो सेम जो मैंने आपको आंसर दिया वो कि भाई जो इश्यू है वो डेफिनेशन का है। तो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन इश्यू इज ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड, यानी कहीं अलग अलग तरीके से इसको अफोर्डेबल हाउसिंग को डिफाइन किया जा रहा है। इसीलिए UN हैबिटेट ने डिसाइड किया है इस पे हम काफी एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे। और एक्सपर्ट कमेटी ये अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी पंकज जी ने बोला वो भी बात सही है कि अगर गवर्नमेंट को प्राइस से डिफाइन करना है तो फिर इंडेक्सेशन काइंड ऑफ कुछ होना चाहिए जो इन्फ्लेशन लिंक भी हो, और हाउसिंग प्राइस का जो इन्फ्लेशन से है उससे भी लिंक हो, और साइज को भी साथ में, क्योंकि आप वही 60 मीटर का घर 30 मीटर का कर दो तो आपको 45 लाख में मिलेगा। पर वो क्या आज के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को रहने के लिए चाहिए, क्योंकि एस्पिरेशंस बढ़े। इंडिया का GDP बढ़ा है, हम $4 ट्रिलियन GDP हुआ है इंडिया का, पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, लोगों का इनकम लेवल बढ़ा है। और जो आज 2018 में जो इनकम लेवल था उससे 2028 में डेफिनेटली सैलराइड लोगों का भी इनकम बढ़ा है, और बिजनेस इनकम भी बढ़ा है। तो पर कैपिटा GDP जो आज है मेरे ख्याल से $26,700 हुआ है। 2018-19 में वो $1,500 का था। तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है। तो और वहां पर ये फिर लिमिटेशन आ जाए तो लोगों को तो घर चाहिए, और रहने के लिए जब इनकम बढ़ती है तो उसको रहने के लिए 2 BHK 3 BHK, यानी जैसे पंकज जी ने बोला 4.5 पीपल पर होम,
तो 5 लोगों को घर में रहने के लिए कम से कम 3 कमरे चाहिए। चलो 2 कमरे में एडजस्ट कर लेगा, पर 2 कमरे का घर क्या साइज का बने, तो उसमें कम से कम 60 मीटर चाहिए। और 3 कमरे का घर बनाना है, कॉम्पैक्ट 3 BHK बनाना है, तो कम से कम 90 मीटर चाहिए। तो रहने की सुविधा कैसी है, उसके ऊपर से अफोर्डेबल हाउसिंग डिफाइन होना चाहिए, नहीं के बल्कि प्राइस पे। वो मेरा मानना है और क्रेडाई का भी मानना है। और सारी मेरे हिसाब से जितने भी लोगों से बात करते हैं वर्ल्ड और फोरम में भी ये डिस्कशन हुआ था कि व्हाट इज द लिवेबल होम। तो लिवेबल होम जो है वो 650 स्क्वायर फुट से लेके 1000 स्क्वायर फुट तक फैमिली साइज पे डिपेंड करता है, वो लिवेबल होम है। तो लिवेबल होम को ही अफोर्डेबल हाउसिंग बोलना चाहिए, जो साइज के हिसाब से होता है। और फिर प्राइस को कैसे टेक केयर करना, उसमें कैसे टैक्स बेनिफिट्स देने, डेवलपर्स को कैसे कंट्रोल करना कि ज्यादा उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। हर एंगल से, हर पहलू से देखना पड़ेगा। डेवलपर को भी क्या है कि अपना एक प्रॉफिट मार्जिन है, एक फिक्स प्रॉफिट मार्जिन रख के वॉल्यूम पे कैसे काम कर सकते हैं। और दूसरा जो इंडिया का अभी इश्यू हो रहा है, और आज की गवर्नमेंट काफी अच्छा है उसमें काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर। सिटी को हमको बड़ा करना पड़ेगा, लंबा करना पड़ेगा, सैटेलाइट सिटीज बनाने पड़ेंगे जहां पर लैंड कॉस्ट कम है, वहां पर को कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। तो वहां जाके ये जो 25 लाख से 50 लाख के घर है वो वहां जाके बन सकते हैं, और शायद डेवलपर के लिए भी वायबल होंगे, बायर के लिए भी वायबल होते हैं। तो कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जिसपे अभी अच्छा काम चल रहा है, उसकी वजह से आज भी अफोर्डेबल हाउसिंग जो भी है वो टिका हुआ है। और ये सिटी का एक्सपेंशन और सैटेलाइट सिटीज बनेंगे अपने इंडिया में। 30 स्टेट्स है, उसके 30 कैपिटल है, तो 30 कैपिटल के हर एक कैपिटल के आसपास में मेरे हिसाब से 3 या 4 सैटेलाइट टाउन्स होने चाहिए, और उसकी फास्ट कनेक्टिविटी मेन सिटी से होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम को और भी ज्यादा हम सॉल्व कर सकते। राइट। शेखर भाई सही है, उस पे एक सवाल है मेरे मन में, वो पंकज जी से लूंगा, लेकिन एक सप्लीमेंट्री सवाल आपसे। ये मुझे बताइए कि आप जो चीज़ें डिमांड कर रहे हैं या जो आप इश्यूज बता रहे हैं कि यहाँ प्रॉब्लम है, ये ठीक होगा तो फिर सही हो जाएगा, चाहे वो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या कोई भी और प्रॉब्लम हो, क्या अगर वो सारी प्रॉब्लम एड्रेस होती है, आपने इतना काम किया है खुद ने भी अफोर्डेबल हाउसिंग में इतने सालों से, आपको लगता है कि फिर से फोकस उसकी तरफ शिफ्ट होगा? डेफिनेटली होगा। यानी 3 चीजें हैं। एक तो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन, दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग में बायर्स को जो भी एडवांटेज, यानी जो टैक्स का अभी बर्डन 35 to 50% आ रहा है, उसकी जगह पे 20 to 25% ब्रैकेट में है। और तीसरा जो ये सिटी एक्सपांशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से क्रिएट होगा, तो ये 3 चीज साथ में होगी। और होलिस्टिकली उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कॉरपोरेशंस उसको होलिस्टिकली देखेंगे, तो आई थिंक डेफिनेटली ये जो शॉर्टफॉल है अफोर्डेबल हाउसिंग का वो सॉल्वेबल है, वो सॉल्व हो जाएगा। और इतने सालों से होता रहा है इंडिया में, तो आगे जाके क्यों नहीं होगा। ये बीच का एक पीरियड है जहां पर थोड़ा ब्रेक लगा है, पर अगर ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से पीएमएवाई के अंडर में अच्छा काम कर रही है, अच्छे घर बना रही है। जो गैप है बीच वाला, तो गवर्नमेंट जो घर बना रही है 30 to 45 मीटर तक के घर बना रही है, तो 45 मीटर से 90 मीटर का जो गैप है वो प्राइवेट डेवलपर्स बना रहे हैं। वो गैप डेवलपर्स अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो इसमें से 2 समस्याएं तो कलम वाली हैं, मतलब कलम चलाई और बदल जाएंगी, वो चाहे टैक्सेशन हो, चाहे डेफिनेशन हो, और एक जो आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसका एक अपना पेस है, पर नो डाउट कि उसमें इस वक्त काफ़ी काम तो हो रहा है। तो ये 3 पिलर्स बताए शेखर भाई ने। अब पंकज सर, एक अगर हम थोड़ा उदाहरण के तौर पे पकड़ें, हरियाणा सरकार का, जब खट्टर साहब वहाँ के मुख्यमंत्री थे, अब देश के आवास मंत्री हैं, और वो मॉडल बड़ा हिट हुआ था जब वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक मॉडल लेके आए थे। आई थिंक उसमें ज़मीन पे काफ़ी सब्सिडी थी, कुछ और भी तरह की सुविधाएं थी, डेवलपर्स ने घर भी बनाए, लेकिन बाद में खुद हरियाणा सरकार ने उस स्कीम को बंद कर दिया। क्या आपको लगता है कि वो एक इनिशिएटिव आया था तो बहुत बाढ़ सी आ गई थी, और आज भी अगर उस इलाके में जाके हम घर देखें अफोर्डेबल हाउसिंग वाले,
तो अच्छी क्वालिटी के घर बने हुए हैं, अब उनको किसने खरीदा किसने नहीं खरीदा एक अलग बात है, लेकिन उस प्राइस बैंड में उस समय मतलब एक तरीके से काफी हल्ला मच गया था उस चीज का कि भाई ये घर बन रहे हैं, इतने प्राइस में बन रहे हैं और लोगों ने डिलीवर भी किए थे। तो क्या वैसा कुछ करने से बात बनेगी? बिल्कुल। अगर आप लैंड एफिशिएंसी जो शेखर भाई बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टिविटी करके हम ज़्यादा लैंड लेके आएं और लैंड के भाव को अगर सीलिंग दें, हालांकि हरियाणा में उन्होंने सेलिंग प्राइस के ऊपर भी सीलिंग लगा दी थी कि आपके जो घर है उसका सेलिंग प्राइस शायद 3,000 या 3,500 रुपये पर स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन वैसा किया गया था, लेकिन उसकी वजह से जो प्राइवेट डेवलपर थे उनकी प्राइसिंग को लेके थोड़ी हेट्रोजिनिटी उस लोकेशंस में होती थी कि एक लोकेशन है उसकी विसिनिटी में कोई दूसरा डेवलपर है जो 7,000 8,000 रुपए के भाव पे यूनिट बेच रहा है पर स्क्वायर फीट पे, और दूसरा 3,500 को लेकर के बेच रहा है। लेकिन ये कर सकते हैं, इसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं, लेकिन आप लैंड एफिशिएंसीज के ऊपर अगर ज़्यादा ध्यान दें कि लैंड के भाव बहुत ज़्यादा ना बढ़ें, लैंड में होर्डिंग कम हो, और लैंड की एफिशिएंसीज बढ़े कि इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी करके जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को जोड़ें, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग कर सकते हैं। अगर आप कुछ तरीके के इंसेंटिव्स दें बिल्डर को कि और उसमें भी इंसेंटिव दिया गया था बिल्डर को कि उसकी एफएसआई बढ़ जाती है अगर वो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर इन कंडीशन को फुलफिल करके काम करें। लेकिन एक मेरे मुझे दूसरा उदाहरण भी आपका नोएडा और का भी दिखता है जहाँ पे लैंड जो है, हालांकि बिल्डर्स ने उसे मिसयूज किया, डिफर्ड पेमेंट के थ्रू बिल्डर्स को अलॉट की गई थी, और वहाँ पे एक बहुत मैग्नीट्यूड में अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई 2000 2009 से लेकर के 2012-13 के बीच में आई, और एक बड़े बड़े क्लस्टर आए, और कारण ये था क्योंकि जो लैंड थी उसका जो पेमेंट था वो डिफर्ड पेमेंट था, लेकिन वो दूसरी तरफ से जो है थोड़ी सी नेगेटिव हो गया क्योंकि बिल्डर्स ने उसका पेमेंट किया नहीं और उसको मिसयूज किया। हालांकि रेगुलेट मैनर के ऊपर अगर हम कुछ इस तरीके की स्कीम बनाएं जिसके अंदर टैक्स का रैशनलाइजेशन करें, जीएसटी कम करें जिससे कॉस्ट पे इम्पैक्ट हो, फाइनेंस कॉस्ट एक मेजर सबसे बड़ा रीजन जो है अफोर्डेबल फाइनेंस हाउसिंग कॉस्ट। में, दोनों ही कंस्ट्रक्शन फंडिंग से लेकर के होम लोन की जो फंडिंग है दोनों ही बहुत ही कॉस्टली है, क्योंकि जिस सेगमेंट में ये आता है उनको होम लोन सस्ते नहीं मिलते हैं, उनको बहुत महंगे होम लोन मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस भी मुहैया नहीं होते हैं, रिटर्न कम होने की वजह से इवन द प्राइवेट फंड्स आल्सो डिफिकल्ट होते हैं आने। तो अगर फंडिंग और क्रेडिट का भी कुछ सोच लगाएं, गवर्नमेंट इस बारे में सोचे कि कैसे उनको चीपर फंड मुहैया किया कराए जाएं बिल्डर्स को जो इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तभी हम इसको फुलफिल कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप केवल प्राइस को की सीलिंग लगा करके इसको जो है प्रमोट कर सकते हैं। इसको प्रमोट करने में आपको लैंड एफिशिएंसी, टैक्सेशन एफिशिएंसी, फाइनेंस कॉस्ट एफिशिएंसी एंड मार्केटेबिलिटी एफिशिएंसी, इन सब सारी चीजों को सोचना पड़ेगा। राइट। शेखर भाई, आई थिंक लैंड, जमीन, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है और सारी की सारी जो कॉस्टिंग है वो आधी तो उसी के ऊपर डिपेंड कर जाती है। दूसरी कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, क्या ये दो सबसे बड़े पेन पॉइंट हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर? अगर ये एड्रेस होते हैं तो भी मतलब अपार्ट बाकी चीजें शायद फिर भी वहीं की वहीं रहें या थोड़ा बहुत उनमें चेंज आए, लेकिन अगर ये दो चीजें एड्रेस हो तो बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही, पंकज भाई ने बिल्कुल सही बात की है कि जो अवेलेबिलिटी, डेवलपेबल लैंड की जो अवेलेबिलिटी है वो आज बिकॉज ऑफ वेरियस लॉज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वो कम है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के लॉज थोड़े ये लैंड के चेंज करने पड़ेंगे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने पहले बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमको डेवलप करना पड़ेगा लैंड की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो लैंड का आप सप्लाई बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली लैंड के प्राइस कंट्रोल में आ जाएंगे। कोई प्राइस कैप रखने से कोई प्राइस कंट्रोल में आज तक इंडिया में आया नहीं है।
उसके रास्ते निकल जाते हैं। पर किसी भी चीज में आप सप्लाई बढ़ा दो, ये सिंपल प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का, जहाँ सप्लाई ज्यादा है फिर प्राइस कंट्रोल में आ जाता है। तो लैंड का सप्लाई कम हुआ है, सिटीज का जो ग्रोथ है वो कम हो रहा है, इसीलिए लैंड के प्राइस बढ़ रहे हैं। और लैंड के प्राइस बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है, इसलिए घर को प्राइस बढ़ रहे हैं। आप फर्स्ट थिंग गवर्नमेंट, एंड इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल सबसे ज्यादा है, यूएलबी और स्टेट गवर्नमेंट का, लैंड सप्लाई बढ़ाने में। आप नए नए एरियाज का डेवलपमेंट करते हो, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, तो वो लैंड एरिया डेवलपेबल लैंड हो जाएगी, तो वहां पर लैंड सस्ती मिलेगी, तो वहां ओवरऑल घर की कॉस्ट कम होगी, नंबर वन। नंबर टू, आपने बताया हाउसिंग फाइनेंस, ये अगेन ये प्रॉब्लम जो फाइनेंस का है, हमने गवर्नमेंट ने बहुत साल पहले अफोर्डेबल हाउसिंग को इंडस्ट्री का स्टेटस देने की बात की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का स्टेटस देने की बात की थी। पर उसके बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का स्टेटस टेक्निकली मिला हुआ है, पर उसमें नहीं आरबीआई ने कुछ किया है, नहीं किसी, यानी ये मेरे हिसाब से होलिस्टिकली सबको, यानी फाइनेंस से लेके टैक्सेशन से लेके लैंड सप्लाई से लेके, तो एक फिक्स किया जाए अफोर्डेबल हाउसिंग का डेफिनेशन। फिर वो जो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर फॉल होता है, उसको एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाए। और बिकॉज दैट स्टेटस इज देयर, तो आरबीआई जो है उसमें कंस्ट्रक्शन फंडिंग में भी बैंक्स को प्रायोरिटी लेंडिंग के लिए बोल सकती है, और वो सेगमेंट में हाउसिंग लोन जो मिलते हैं उसको भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो वहां पर उनका जो परसेंटेज है वो कम होगा। और दूसरा, एक पंकज भाई ने जो इश्यू एड्रेस किया है बहुत सही है, ये जो नीचे का जो अपना सेगमेंट है उसके पास लोन पेपर्स इतने होते नहीं है, उसकी इनकम होती है, पर वो सपोज व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, तो टेक्निकली उसके पेपर्स इतने नहीं होते हैं कि जिसको बैंक का नॉर्मल हाउसिंग फाइनेंस मिले, तो उसको वो 7-8% की हाउसिंग लोन की जगह पे 10%, 12%, कभी कभी 15%, 18% का हाउसिंग लोन लेना पड़ता है। तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के लोन, जैसे गवर्नमेंट उसको क्रेडिट गारंटी स्कीम, जैसे एमएसएमई एसएमई में क्रेडिट गारंटी स्कीम है, उसमें हाउसिंग हाउसिंग है, इंडिया की सबसे बड़ी जरूरत है, इंडिविजुअल की भी सर, उसका सोशल सेफ्टी है, और फ्यूचर का उसका एक इन्वेस्टमेंट भी है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट रोल प्ले कर सकती है। गवर्नमेंट ये क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर हाउसिंग, जो होम बायर के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम ला सकती है। और वो क्रेडिट गारंटी स्कीम से क्या होगा कि बैंक को एक आसानी हो जाएगी, जिसके लोन पेपर्स के हिसाब से आज उसको 15 लाख का लोन मिल रहा है, पर गवर्नमेंट की गारंटी है तो उसको 20-25 लाख तक का लोन दे सकते हैं, उसके बाकी सारे पेपर चेक करने के बाद। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है जिसको गवर्नमेंट कैन एड्रेस। पंकज जी, एक सवाल मेरे मन में आया, जो विजुअल हमारे यहाँ चल रहे थे उनको देख के सवाल अपने आप ही आया। कुछ माडा के घर उसमें दिखे, और जो स्टेट अथॉरिटीज़ होती हैं या अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, वो भी तो कितने सारे घर वगैरह बनाती हैं अलग अलग शहरों में, टियर 2 टियर 3 सब जगह बनाती हैं। तो उनकी काउंटिंग का क्या है? क्या मैंने तो जितने अभी हाल फिलहाल में उनके वो टेंडर टाइप के देखे, या जो एप्लीकेशन के लिए आते हैं, वहाँ पर भी भाव बहुत ऊपर जा चुका है। वो भी घर अब 45 लाख 50 लाख में नहीं आते। मतलब बॉम्बे दिल्ली जैसे शहरों में तो ऑब्वियसली बहुत महंगे हैं, लेकिन इंदौर जयपुर वहां पर भी जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी घर बना रही है वो अच्छे खासे महंगे। सर, प्राइस जो है वो अर्बन सेटिंग और वहाँ की लोकेशन के प्राइस से सेट होता है। घर की वैल्यू आप बांद्रा के अंदर अगर आप बोलेंगे कि मैं अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऑफर करूंगा, चाहे वो माडा हो चाहे प्राइवेट डेवलपर हो, वहाँ की लैंड के भाव और वहाँ की कंस्ट्रक्शन और एफएसआई कॉस्ट, टीडीआर और इन सब की कॉस्ट के को इंटीग्रेट करते हुए बनेगा। तो आप अगर छोटे से छोटा 1 BHK भी बनाएंगे तो वो 2 करोड़ से नीचे का नहीं होगा। तो ये लोकेशन स्पेसिफिक रहता है, और यही कारण है कि माडा की कुछ एक जो लॉन्चेस हुए रीसेंट टाइम्स के अंदर, जो सायन वडाला और इन दूसरी डेवलप लोकेशंस और साउथ एंड द ईस्टर्न एंड सेंट्रल सबर्ब्स में आए, तो उनका प्राइस अगर आप देखिए तो बिल्डर के प्राइस से शायद 5 या 10% कम है। लेकिन अगर वहाँ पे 30,000 का भाव चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो ऑफर किया है वो 5,000 रुपए का भाव है।
वो उन्होंने 27,000 28,000 रुपए का भाव पे ही ऑफर किया हुआ है। तो ये जो प्राइस होता है, ये प्राइस लोकेशन के से डिराइव होता है, अर्बन सेटिंग से डिराइव होता है। ये घर की घर के सेगमेंट से उसका पर स्क्वायर फीट प्राइस डिफाइन नहीं होता, और एक मिनिमम साइज ऑफ घर होता है जिससे एक अक्सर अक्सर एक ये एक साइज आरोप बन लगता जाता है डेवलपर्स के ऊपर कि वो बहुत अंधाधुंध मार्जिन कमाते हैं, बहुत महंगे घर बेचते हैं, और वो तमाम चीज़ें तो सरकारी एजेंसीज या इवन ये अथॉरिटीज़ वाले घर भी मतलब सस्ते नहीं रह गए, वहाँ पर भी फिर भाव तो वही है लगभग। बिल्कुल। राइट। अच्छा। इसमें हाँ जी, हाँ जी, इसमें बोलिए। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा गुजरात का। यहाँ पर एक टाउन प्लानिंग टीपी एक्ट है। तो टीपी एक्ट में एक गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम हो रहा है और सक्सेसफुली अफोर्डेबल हाउसिंग बन रहे हैं आज के दिन में भी। उसमें आपका जो ओरिजिनल लैंड है वो सपोज आपका 100 स्क्वायर मीटर का है, तो वहाँ टाउन प्लानिंग स्कीम आता है तो 100 स्क्वायर मीटर में से 40 स्क्वायर मीटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाता है, 60 स्क्वायर मीटर का फाइनल प्लॉट लैंड ओनर को दिया जाता है। पर वो जो उसका ओरिजिनल प्लॉट 100 मीटर का था वो कुछ इरेग्युलर शेप का था, वो रेक्टेंगुलर शेप का मिलता है उसको। फिर वहां पर रोड नेटवर्क उसको मिलता है, वहां पर बिजली पानी सड़क सब मिलता है। तो उसकी वजह से उसका जो ओरिजिनल प्लॉट का वैल्यू था उससे ज्यादा उसको वैल्यू मिलती है 60 स्क्वायर मीटर में। तो ही इज हैप्पी, जो लैंड ओनर है वो हैप्पी है। अभी जो गवर्नमेंट के पास 40% लैंड आया उसमें से 5% लैंड वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए रिजर्व करते हैं, और वो उसको विदाउट कॉस्ट वो लैंड मिला हुआ है। तो यहाँ पर गुजरात के काफी सारे शहरों में गवर्नमेंट यानी अर्बन अथॉरिटी वहां पर घर बनाती है, टेंडर करती है और कंस्ट्रक्ट करती है। फिर उसको एक अच्छे यानी 5 लाख 7 लाख 10 लाख 15 लाख के ब्रैकेट में उसको बेचते हैं, उसका ड्रॉ करते हैं। और जो जो वो सेगमेंट में फॉल होता है, जो क्वालिफाई होता है वो सेगमेंट में, उनको वो अप्लाई कर सकता है उसके अंदर, और वो ड्रॉ में घर मिलते हैं। तो आई थिंक गुजरात के अंदर अगर ये 6-7 सिटी का मेरे पास जो नंबर है, हर साल ऐसे 10-15 लाख के आसपास के प्राइस वाले 15 से 20 हजार घर बनते हैं गुजरात में। और ये रियल सेंस में अफोर्डेबल हाउसिंग लोगों को मिलता है, काफी सारे लोगों को इसका बेनिफिट होता है। तो ये जो टाउन प्लानिंग स्कीम जो है गुजरात में, वो एक अच्छा मॉडल है बाकी शहरों में भी अडॉप्ट करने के लिए। तो पंकज जी, ये जो अभी गुजरात का जिक्र किया शेखर भाई ने, और वहाँ का जो टाउन प्लानिंग मॉडल, और भी हमने देखा एक जयपुर में एक बार, क्योंकि मुझे याद है रियल एस्टेट अवार्ड्स सीएनबीसी आवास के, उनको हमने इसीलिए दिया था क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने डेवलपमेंट किया था। आप भी थे उस समय, लाइसेंस फॉर अस ने पूरी वो स्टडीज़ की थी। और भी जगह के ऐसे हैं अलग अलग शहरों में, इनफैक्ट उड़ीसा का मुझे याद आता है। लेकिन ये जो भी इस तरह की स्कीम्स चलती हैं, जैसे अभी इन्होंने गुजरात, और इन्होंने सर ने नंबर दिया कि 20,000 सालाना। अच्छा, शुरू में जो आप वो कह रहे थे ना, एक वो आंकड़ा 1.5 मिलियन है, 15 लाख, तो उस हिसाब से 365 दिन के हिसाब से रोज अभी 4,000 या रफली 4100 घर बन रहे हैं, राइट। और आपने कहा 10,000 की जरूरत है। तो शायद ये गुजरात गवर्नमेंट एक काम कर रही है, कोई और गवर्नमेंट भी कर रही होगी जो हमारी अभी शायद जानकारी में ना हो या उतने बड़े पैमाने पे नहीं हो। क्या उसी को अगर बड़ा किया जाए, जैसे कहा 15 लाख में घर आ रहा है और बाकायदा वो उसका एक पूरा सिस्टम बना रखा है, लेकिन उसका साइज इतना कम है कि जितनी डिमांड है वो शायद ऐड ही नहीं हो पाएगी। अब साल के 20,000 घर तो हार्डली आपके इस आंकड़े में और 200 घर जुड़ जाएंगे 4100 में। बिल्कुल सही है। अगर आप ओवरऑल एस्पेक्ट्स भी देख लीजिए जो हमने अभी तक कैटर किया है अफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट के अंदर, तो उसमें पीएमएवाई का सबसे बड़ा रोल रहा। 9.5 लाख होम्स जो डिलीवर हुए और डेवलप हुए, तो वो पीएमएवाई के थ्रू हुए। तो जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं और जो इस तरीके के गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन ही किया गया था कि वो हाउसिंग शॉर्टेज को एड्रेस करें, हालांकि माडा और इन लोगों ने पार्टिसिपेशंस बहुत कम कर दिया था एक पीरियड पे। अभी फिर भी थोड़ा बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं। अगर इस तरीके की स्कीम आती रहेगी तो ज़रूरी होगी। और इस तरीके की स्कीम हमने देखी थी लैंड पूलिंग पॉलिसी जो आपकी दिल्ली के अंदर भी आई थी, जब उन्होंने आउटर रीजन्स के अंदर जो है लैंड पूलिंग पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। मुंबई में सिडको ने भी पुष्पक नगर और कुछ एक सराउंडिंग रीजन्स में भी इस तरीके की स्कीम्स लेकर के आए, जिसके थ्रू वहाँ पे उन्होंने
अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट किया, और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इवन बाय द प्राइवेट डेवलपर, जो स्मॉल डेवलपर हैं, उन्होंने वहाँ पे लेके आए। तो ये स्कीम्स अगर चालू हो गई और सारी एजेंसीज अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस लेके आए, तभी हम जो है इस शॉर्टफॉल को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हम पर डे के हिसाब से 6000 यूनिट का शॉर्टफॉल पे चल रहे हैं। तो वी शुड बी फायरिंग ऑल गन्स। राइट, वी शुड बी फायरिंग ऑल गन्स। तो देखिए, घरों की जरूरत तो है और वो घर बनाने भी पड़ेंगे। वो घर कौन बनाएगा? तो एक हद तक इंडिविजुअल्स छोटे शहरों में अभी अपने घर बनाते हैं, चलिए वो रफ्तार जारी रहेगी। डेवलपर्स बनाते हैं, सरकारी एजेंसीज घर बनाती हैं, और ये तीनों को ही मिलकर ये काम आगे बढ़ाते रहना होगा। लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन का पेस तेज होगा, और इस समय तो हम उसके जिसे कहते हैं प्रचंड वेग में हैं, और आगे ये और भी बढ़ेगा, 60% तक पहुंचता है जो थ्योरीज कहती हैं जब अपने फुल पीक पे अर्बनाइजेशन। तो सोचिए कितने घरों की जरूरत पड़ेगी शहरों के अंदर, और डेफिनेटली सारे घर जमीन पे नहीं बनेंगे, हाई राइज पे जाना पड़ेगा। तो इन सबको करने के लिए वाकई में एक जिस शेखर भाई भी जिसकी बात कर रहे थे, 2.0 आपको चाहिए अफोर्डेबल हाउसिंग का, जहां पर रियलिस्टिक डेफिनेशंस हो, रियलिस्टिक अप्रोच हो, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे चीजें खड़ी हों, जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस किया जाए। और आई थिंक कि वहां पर सबका एक कंट्रीब्यूशन, मतलब जैसा शेखर जी ने कहा, पंकज जी ने भी कहा कि अगर वहां पर वाकई में चीज़ें वायबल होंगी तो लोग करने के लिए आएंगे, क्योंकि आपको प्राइवेट सेक्टर का भी सपोर्ट लगेगा। वहां पर लैंड जैसा प्रॉब्लम कि भाई लैंड को आप कैसे अफोर्डेबल बनाएं या कैसे एफिशिएंट बनाएं, वो चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम हो रहा है, लेकिन अभी और बहुत बड़े पैमाने पे काम बाकी है, ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो, उससे आपके लैंड प्राइसेस नीचे जाएंगे। तो ये एक जो पूरा बॉक्स है, उसमें जो अलग अलग चीज़ें उनको एक साथ एड्रेस करना होगा, तभी ये अफोर्डेबल हाउसिंग आई थिंक सिरे पहुंचेगी। और पंकज जी का जो आंकड़ा है कि आज हम करीब करीब 4000 घर बना रहे हैं रोज, लेकिन अगर आपको सबको घर देना है, हाउसिंग फॉर ऑल करना है, तो 6000 घर का डेफिसिट आज भी है। और शहरों में तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो और भी बढ़ेगा। काफ़ी सारे लोग फॉर्मल रोजगार में आ रहे हैं, वो अपना घर खरीदना चाहेंगे, डिमांड और बढ़ती आएगी हर सेगमेंट में। अफोर्डेबल में बिल्कुल नीचे लेवल से मिड और उसके भी ऊपर लेवल पे अफोर्डेबल के भी कई सेगमेंट हैं। लेकिन अगर ये चीज़ एड्रेस होती है सही तरीके से, तो हाउसिंग फॉर ऑल का सपना जरूर वहां पे सच होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया शेखर भाई और पंकज सर, एक बड़ा डीप इंसाइट था आप दोनों की बातों से। अलग अलग पर्सपेक्टिव हमको समझ में आए यहाँ पर क्या हो रहा है देश की हाउसिंग में इस वक्त। अफोर्डेबल हाउसिंग जिसकी ज़रूरत भी है और सब चाहते भी हैं, सबको घर मिले, सस्ता घर मिले, अफोर्डेबल प्राइजेस पे मिले, कैसे वो सब हो पाएगा, तो उसकी एक वानगी थी यहाँ पर। और आई थिंक अब देखते हैं आगे इस पर कितना काम होता है, किस तरीके से होता है। डेफिनेटली सरकार, अथॉरिटीज़, वो सब भी इसके बारे में सोचते होंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड चीज़ें कब तक नज़र आती हैं और वो बड़े बदलाव कब तक होंगे, वो शायद थोड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम बातचीत करेंगे तो शायद वो भी मूर्त रूप लेते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।